So, hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach. So कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हम लोग कंपनी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें अगर अपने को समझ आ जाए ना तो पूरा कंपनी लॉ का जर्नी अपने लिए आसान हो जाएगा, पूरा कंपनी लॉ का जर्नी अपने लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन बातें डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दोज then the entire company law is going to make sense to you and the entire company law is going to be logical for you. अब देखना यार, पूरे कंपनी लॉ की जर्नी में अपने को बहुत सारी चीजें याद करनी होंगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम अपने पूरे कंपनी लॉ की जर्नी में बहुत सारी चीजें लॉजिकल भी होंगी एंड साथ ही साथ काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो रिपीट हो रही होंगी बार बार। तो जो चीजें बार बार रिपीट हो रही होंगी उसको अगर आप बार बार याद करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू थिंक लॉजिकली एंड एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कॉमन बातें हैं जो पूरे कंपनी लॉ में आपको क्या करना है, याद रखना है, जिससे कंपनी लॉ की जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी थोड़ी सी, राइट। तो देखना, सबसे पहला चीज है ऑलवेज थिंक लाइक लॉ मेकर। जब भी कंपनी लॉ स्टडी करते हो हमेशा आपको एक चीज सोचना है यार कि लॉ मेकर ने क्या सोचा होगा। अगर मैं लॉ मेकर होता तो मैं यहां पे क्या सोचता। लॉ मेकर की जगह में रहकर सोचो। स्टेप इनटू द शूज ऑफ द लॉ मेकर, राइट, स्टेप इनटू द शूज ऑफ द लॉ मेकर। तो लॉ मेकर की तरह सोचो यार, मैं लॉ मेकर होता तो मैं क्या करता। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लॉ में लिखा है ना, आप भी उसी कंक्लूजन में अराइव करोगे कि यार मैं लॉ मेकर होता तो मैं भी यही करता। कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगे जहां पे आप एग्री नहीं करोगे लॉ मेकर के साथ कि नहीं यार यहाँ पे लॉ मेकर ने गलत करा है, मैं होता तो ऐसा करता। तो उसमें भी एक अलग मजा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर मैं अपने आप को समझा रहा हूं नहीं यार लॉ मेकर तो वो है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को फॉलो करना है। और जहां दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो रहा है तो वहां पे तो एक तरीके से अपने को लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो दैट इज समथिंग वी ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट। दूसरी चीज, हमेशा अपने को एक कंपनी का ना बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कंपनी को ना चलाने वाले लोग होते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी के मालिक होते हैं मेंबर्स, और मेंबर्स के बिहाफ में मैनेज करते हैं बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के ओनर्स हैं मेंबर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी के मालिक वो हैं, लेकिन उनके पास कंपनी को मैनेज करने का टाइम नहीं है। हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हैं एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि वो कंपनी को चला सके। So that is why they need a body of people who can actually run the company, and that is why there exists the concept of BOD, there exists the concept of board of directors. तो पूरे लॉ के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास ना इंप्लाइड अप्रूवल होगा। ऑब्वियसली यार, दे हैव टू रन द कंपनी, दे हैव टू मैनेज द कंपनी। फॉर एवरीथिंग दे कैन नॉट गो टू द शेयर होल्डर्स, for everything they cannot go to the members, for everything they cannot wait for the general meeting कि general meeting होगा, वहां members आएंगे, वहां वो approve करेंगे, possible नहीं है। तो there are many implied approvals given to the BOD कि board of directors को वो चीजें करने से पहले members का approval लेने की जरूरत नहीं है, पूरे कंपनी लॉ के अंदर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड रिकमेंड करना है, तो डिविडेंड रिकमेंड करना है तो अगेन वहां पे मेंबर्स के अप्रूवल का जरूरत नहीं है, राइट। कुछ कंपनी के लिए कुछ एसेट्स वगैरह परचेज करने हैं, एसेट्स वगैरह खरीदना है, कोई प्रॉमिसरी नोट इशू करना है, सैलरी वगैरह की पेमेंट करनी है, तो जो नॉर्मल बिजनेस फंक्शंस हैं उसके लिए बीओडी को मेंबर्स का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास होकर नॉर्मली काम चल जाएगा। बट एट द सेम टाइम क्योंकि कंपनी के मालिक मेंबर्स हैं, तो जहां भी बीओडी कोई इंपॉर्टेंट चीज करेगा, बीओडी कुछ ऐसा करेगा कि भैया वहां पे कहीं ना कहीं एक मोटा फंड का फ्लो हो रहा है, यस दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी प्रिजुडिशियल टू द कंपनी, तो वहां मेंबर्स का अप्रूवल चाहिएगा जनरल मीटिंग के अंदर। अब अगर हम लोग मेंबर्स के अप्रूवल की बात करें तो तीन तरीके के अप्रूवल हो सकते हैं। नॉर्मली कॉमनली हम लोग दो तरीके के अप्रूवल्स पढ़ते हैं, एक है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि 50% ऑफ द मेंबर्स से ज्यादा का अप्रूवल लेना है अपने को। इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट देखते हैं, है ना, नंबर के टर्म्स में नहीं देखते हैं, वोटिंग राइट के टर्म्स में देखते हैं कि 50% लोग से ज्यादा लोगों का अप्रूवल चाहिए इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट, इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ शेयर कैपिटल। और स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करें तो एटलीस्ट 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए, एटलीस्ट 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 3/4 मेजोरिटी। तो लॉ में अलग अलग सिचुएशन में डिफाइन किया हुआ है कि कहां कहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, कहां कहां स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी होता है यूनानिमस रिजोल्यूशन कि जितने लोग जनरल मीटिंग में आए हैं ना सबका अप्रूवल चाहिए। तो ये सिर्फ एक आधा जगह ही पूरे लॉ के अंदर देखने को मिलता है। कॉमनली अपने को क्या देखने को मिलता है, या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन। अब
आपको ना हर जगह रटने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, कहाँ कहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, कहाँ कहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। आप लॉजिकली उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है यार, मेंबर्स को यहाँ पे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो बीओडी अप्रूवल ठीक है, मेंबर्स का अप्रूवल तो लेना चाहिए बिकॉज वो मालिक है कंपनी के, बट एज सच दैट इज ए ऑर्डिनरी मैटर एंड यू नो दैट इज नॉट समथिंग प्रिजुडिशियल। फॉर एग्जाम्पल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिकमेंड नहीं करना, डिक्लेयर करना है, राइट, रेम्यूनरेशन वगैरह फिक्स करनी है। तो ऑर्डिनरी बातें डे टू डे के अंदर ये चीजें नॉर्मल है, तो वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड जहां भी कुछ ऐसा हो रहा है कि दैट इज प्रिजुडिशियल टू द कंपनी एज ए होल, फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन बहुत ज्यादा दे रही है कंपनी, एक्सेस दे रही है कंपनी, तो ऑब्वियसली एक लिमिट डिफाइंड होगा। एसेट्स का सेल परचेज ठीक था, बट कहीं ना कहीं एसेट का सेल परचेज बहुत ज्यादा वैल्यू में हो रहा है, रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा वैल्यूज में हो रही है, तो वहां वहां लॉ मेकर ने स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफाई किया हुआ है। कंपनी शेयर्स बाईबैक कर रही है, तो कंपनियां शेयर अगर बाईबैक कर रही है तो दैट इज समथिंग कि दैट कैन बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, तो वहां स्पेशल रिजोल्यूशन दी है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, वहां स्पेशल रिजोल्यूशन दिया है। कंपनी क्या कर रही है, मेंबर्स के पैसे से डायरेक्टर्स को लोन दे रही है, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। तो डिफाइन किया हुआ है कहां कहां एसआर चाहिए, कहां कहां ओआर चाहिए, और एक आधा जगह यूनानिमस रिजोल्यूशन चाहिए। तो पूरे लॉ के अंदर जहां भी ये टर्म्स अपने को देखने को मिलेगा ना, बोर्ड रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन, वहां वहां अपने को कोशिश करनी है कि अपने को रटना नहीं है, अपने को लॉजिकल फ्लो में सोचना है कि ओके बॉस ठीक है, यहाँ बोर्ड रिजोल्यूशन क्यों आ रहा है, यहाँ ओआर क्यों आ रहा है, यहाँ एसआर क्यों आ रहा है, यहाँ यूनानिमस रिजोल्यूशन क्यों आ रहा है। प्लस आपको ना आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग आना चाहिए। व्हाट इज द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग? द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग इज कि अगर आपको एक छोटा सा टर्म पता है ना, बोर्ड रिजोल्यूशन, कि यहाँ बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, आपके पास वो आर्ट होना चाहिए कि आप 4 नंबर का आंसर लिख सकें। अगर आपको इतना पता है ना कि यार ठीक है, फॉर एग्जांपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करने के लिए ओआर चाहिए होता है जनरल मीटिंग में, आपके पास उतना आर्ट होना चाहिए कि आप 4 नंबर का आंसर ड्राफ्ट कर सकें, बहुत अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकें, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा सिक्योर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा चीज है यार, बोर्ड रिजोल्यूशन, एक बच्चा लिख के आएगा ठीक है यार बोर्ड रिजोल्यूशन इज नीडेड, ठीक है, आप डिफरेंस देखना, एक बच्चा लिख के आएगा ठीक है बोर्ड रिजोल्यूशन इज नीडेड, उस बच्चे को एग्जामिनेशन आधा नंबर देके छोड़ दे या 1 नंबर देके छोड़ दे। दूसरा बच्चा लिख के आएगा बोर्ड रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग, तो शायद वहां पे एग्जामिनर थोड़ा डिसेंट मार्क्स दे दे। अब तीसरा बच्चा लिख के आएगा अच्छा भैया बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए तो बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी, बोर्ड मीटिंग बुलानी है तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना पड़ेगा। तो द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी आर एज फॉलोज, द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द बीओडी आर एज फॉलोज। स्टेप 1, send the notice of board meeting to all the directors. Step 2, conduct the board meeting at the registered office or any other place. Step 3, pass the board resolution at the board meeting. आप सोच के देखो आंसर की ड्राफ्टिंग कितनी अच्छी होगी। सिमिलरली कहीं एसआर की बात की गई है, स्पेशल रिजोल्यूशन की, तो स्टेप 1, send the copy of the notice of general meeting to all the members. Step 2, conduct the pass the special resolution at the duly convened general meeting. कंपनी लॉ के अंदर मैं हमेशा बताता हूं कि माई बाप है आरओसी, कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है पूरे लॉ के अंदर आरओसी को इंटीमेशन जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, तो फाइल द कॉपी ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो सोच के देखो कि आंसर का ड्राफ्टिंग आपका किस लेवल पे होगा, तो आपको वो चीज सोच कर आंसर करना है, उस फ्लो में आंसर करना है, आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग सीखना है। उसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, पूरे कंपनी लॉ के अंदर मैं कहता हूं कि यार जो मंदिर है ना जहां मट्ठा टेकते हैं वो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। रियल लाइफ में क्या होता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं, मट्ठा टेकते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। तो सिमिलरली कंपनी लॉ के अंदर भी एक ऑथोरिटी आरओसी, कंपनी का जब जन्म हुआ था इनकॉर्पोरेशन, कहां गए थे आरओसी, आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया था। कंपनी जब वाइंडिंग अप पे होगा तब भी आरओसी रजिस्टर से नाम हटाएगा। मीनवाइल कंपनी जब रन कर रही है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही है, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, चार्जेस रजिस्टर कराना है, तो हर सिचुएशन में क्या करना है, आरओसी को इंटीमेट करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करना है। और इंटीमेशन जब होगा तो ऑब्वियसली एक फॉर्म में होगा, कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस होगा। भगवान को भी आजकल हम घंटा बजा के प्रसाद चढ़ाते हैं तो फीस देना पड़ता है, तो आरओसी को भी फीस देना पड़ेगा। अब पूरे कंपनी लॉ के लिए कॉमन चीज है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ना तो देखोगे सेक्शन में कहीं ना कहीं आरओसी को इंटीमेट करने की बात लिखी गई है, विद द फीस एज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल्स 2014। अब ये चीज लिखा नहीं रहेगा हर सेक्शन में,
बट ये कॉमनली पूरे कंपनी लॉ के लिए कॉमन है कि जहां भी आरओसी का इंटीमेशन हो रहा है ना, वो कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एंड फीस रूल्स 2014 के हिसाब से हो रहा है। तो अब आप सोच के देखिए, रिमूवल ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन आता है और आप आंसर इस तरीके से लिखते हैं एग्जाम में कि स्टेप 1 द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सेंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग टू द मेंबर्स। स्टेप 2 द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन द ड्यूली कन्वीन्ड जनरल मीटिंग। स्टेप नंबर 3 फाइल द कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन टू आरओसी with the fees as prescribed in company's registration offices and fees rules 2014. Step 4 if there are any other compliances. तो सोच के देखो कि आपका आंसर का लेवल किस तरीके से होगा। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। उसके अलावा पूरे कंपनी लॉ के अंदर एक कॉमन चीज है एपलेट स्ट्रक्चर, एडजुडिकेशन। ये कॉमन चीज है, पूरे कंपनी लॉ में कॉमन चीज है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? कि एपलेट स्ट्रक्चर क्या है। जनरली कंपनी लॉ में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होगा तो वो किसके पास जाएगा, वो स्ट्रक्चर पूरे कंपनी लॉ में आपको देखने को मिलेगा, ये पार्ट। तो ये भी एक कॉमन चीज है, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज पूरे कंपनी लॉ में कॉमन चीज आपको दिखने को मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल कोड्स बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट में टू फैसिलिटेट द मैटर्स, राइट? स्पेशल कोड जो सिर्फ जो क्रिमिनल केसेस होंगे, जो सीवियर ऑफेंसेस होंगे कंपनीज एक्ट के, उसको हैंडल करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में बनाए हुए हैं। तो एक है स्पेशल कोड, दूसरा है मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, और एक आपको पूरे कंपनी लॉ में दिखाई देगा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये तीन कहीं ना कहीं ऑथोरिटीज है जिसका जिक्र बार बार आपको पूरे कंपनी लॉ में देखने को मिलेगा। नॉर्मली जितने भी माइनर कॉन्ट्रावेंशंस होंगे ना पूरे कंपनीज एक्ट में, उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैंडल करती है। जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उनको स्पेशल कोर्ट्स हैंडल करती है। जबकि जो एनसीएलटी है, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट ऑथोरिटी, दैट इज अ काजी जुडिशियल ऑथोरिटी, दैट इज नॉट ए जुडिशियल ऑथोरिटी, दैट इज अ काजी जुडिशियल ऑथोरिटी, ए सेमी जुडिशियल ऑथोरिटी, जो वाइंडिंग अप के केसेस हैंडल करती है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के केसेस हैंडल करती है, दिस इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केसेस हैंडल करती है कि किसी मेंबर को रिलीफ चाहिए ऑपरेशन से, मिसमैनेजमेंट से, तो वो एनसीएलटी के पास जाएगा। तो ये डिफरेंट हायरार्कीज हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जो आपको देखने को मिलता है पूरे लॉ के अंदर। स्पेशल कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है, अगर स्पेशल कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया जिससे कोई बंदा एग्रीव्ड है, खुश नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है आगे ऑफ द रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन। अगर मामला वाइंडिंग अप का है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का है, ये सारी चीजें हैं, रिवाइवल ऑफ कंपनीज है, आईबीसी कोड है, तो वहां पे नॉर्मली अपील जाता है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो अलग अलग अपीलेट स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद जो अपीलेट प्रोसेस होता है, जब भी मामला अपील में जाता है, तो चाहे लॉ हो, चाहे डीटी हो, चाहे आईडीटी हो, हर जगह ना कॉमन कहानी होती है। ये ऐसा पार्ट है कि आपका पूरा लॉ में काम आएगा, चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, चाहे कंपनी लॉ हो, हर जगह काम आएगा। नॉर्मली आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलता है यार, जो भी अपीलेट स्ट्रक्चर है, जो भी जुडिशरी है, जो भी है, अब जैसे वहां पे स्पेशल कोर्ट था, मैजिस्ट्रेट था, एनसीएलटी था, किसी के लिए भी आप देख लीजिए, हमेशा एक चीज आपको देखने को मिलेगा, दे हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट के जो पावर्स हैं, ओथ में एग्जामिन करना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, वो सारा कुछ। उसके बाद चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे कोई भी सेमी जुडिशियल अथॉरिटी हो पूरे लॉ के अंदर, वो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते ही करते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगा, दे विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि वो दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगी, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, दोनों पार्टीज की बातें सुनी जाएंगी, दोनों पार्टीज को बोलने का मौका दिया जाएगा अपने डिफेंस में, दोनों पार्टीज को डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा, फिर ही फैसला सुनाया जाएगा। और जब हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात करते हैं, अब पूरे लॉ के अंदर कितना कॉमन है यार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक डीटी एंड आईडीटी, कंपनी लॉ में भी कॉमन है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को ना लैटिन में बोला जाता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। क्या बोला जाता है? ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ध्यान से याद रखिएगा, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, क्योंकि अपने को 70 मार्क्स लाने हैं, 70 प्लस लाना है, तो उसके लिए अपना आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत जरूरी है। आर्ट ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जब पूरे लॉ में अपने को मौका मिल रहा है लिखने का यार, दैट यू नो द कोर्ट इज गोइंग टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, दे शैल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, दे शैल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ये आपका लॉ के अंदर काम आएगा, डीटी के अंदर आएगा, आईडीटी के अंदर आएगा। आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में भी इस वर्ड को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ। आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में इस वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो मैं भी आपको नहीं बताता। तो सोच के देखो यार, एग्जामिनर के सामने कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। क्लियर है? बट हाँ, ब्रैकेट में फिर भी स्पेसिफाई करना, मैं तो बोलना दैट इट मीन्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वरना कहीं पता चला कि एग्जामिनर को ही समझ ना आए तो दिक्कत हो जाएगी।
उसके बाद आप देखोगे यार कहीं भी कोई जुडिशरी की बात हो रही है, एपलेट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद लिखा रहेगा कि जो भी ऑर्डर है, जो भी उनका फैसला है, दे आर गोइंग टू सेंड द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बोथ द पार्टीज। सो अगेन दिस इज समथिंग कि आपको पूरे लॉ में दिखाई देता है। अब उसके बाद जो एग्रीव्ड पार्टी है, खुश नहीं है फैसले से, वो आगे अपील कर सकता है। तो अपील अथॉरिटी होगा, जैसे स्पेशल कोर्ट के केस में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट होता है, एनसीईआरटी के ऊपर एनसीएलटी है। तो अपील करने के लिए कौन सी अपील अथॉरिटी को अपील करना है और कितने डेज में अपील करना है, ये चीज हमेशा लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 60 डेज में आप अपील कर सकते हो, तो वहां पे लिखा रहेगा अपील टू एनसीएलटी विद इन 60 डेज, ठीक है, या अपील टू एनसीएलटी विद इन 45 डेज, तो लिखा रहेगा। और वहां पे एक चीज और लिखा रहता है, डिले कैन बी कंडोन्ड, मतलब अगर 45 डेज में अपील नहीं कर पाए तो वो जो अथॉरिटी है वो डिले को कंडोन भी कर सकती है। अगर 45 डेज की जगह आपने 60 डेज में भी अपील किया तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है अगर जेन्युइन कॉज है। तो पूरे लॉ के अंदर ये कॉमन कहानी है, लिखा ही है। फिर अब एपलेट अथॉरिटी के पास गए, सेम कहानी उनके लिए, दे विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरम पार्टम, देन सेंड द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बोथ द पार्टीज। अब एक बार आप एपलेट अथॉरिटी के पास चले गए तो नॉर्मली क्या होगा कि जो डिसीजन है वो फाइनल है, वो बाइंडिंग, आप फर्दर नहीं जा सकते। पूरे लॉ में लगभग यही होता है, पूरे लॉ में लगभग यही स्टोरी है, लगभग यही कहानी है। तो इस चीज को अभी से दिमाग में बिठा लो ना, आसान लगेगा पूरे लॉ में आपको, राइट। तो दिस इज द नॉर्मल कॉमन एपलेट प्रोसेस जो आपको पूरे कंपनी लॉ में देखने को मिलेगा। उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर सम बेसिक डेफिनेशंस, हमेशा कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए कंपनी का, कंपनी लॉ का। फॉर एग्जांपल कंपनी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कंपनी क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, डोरमेंट कंपनी क्या होता है, एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए। वन पर्सन कंपनी क्या है, तो यू नीड टू नो द बेसिक्स। कंपनी मतलब क्या, कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो कोई भी कंपनी चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या 1956 में रजिस्टर्ड है या किसी भी अर्लियर कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी है। जो डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, जब आप कंपनी का डेफिनेशन देखते हो तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी होता है, डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट में भी कंपनी होती है, तो जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, जो भी कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है, बट जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी है ये जरूरी नहीं है। जो भी कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी है ये जरूरी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में दिया हुआ है कि जो कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एक ऐसी कंपनी जो कंपनी है, जो कंपनीज एक्ट के कंपनी के डेफिनेशन में दिया हुआ है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एक्सक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, एक्सक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा दिया हुआ है। तो एक इंप्लीकेशन क्या निकल के आया, कंपनी का डेफिनेशन देखोगे तो बोला गया कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब एक फॉरेन कंपनी तो हमारे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा नहीं, इसका मतलब फॉरेन कंपनी कंपनी के डेफिनेशन में कभी आता ही नहीं है, वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आता है। स्मॉल कंपनी की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी डिफाइंड है। तो बेसिकली स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी हो नहीं सकता। स्मॉल कंपनी को काफी सारे रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं लॉ मेकर के द्वारा, राइट। स्मॉल कंपनी को काफी सारे रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, कंप्लायंसेस से बचाया जाता है। अब तो ऑडिट, स्टैट ऑडिट भी हटाने की बात चल रही है स्मॉल कंपनीज के केस में। तो बोला गया स्मॉल कंपनीज के केस में कोई भी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल का जो लिमिट है और जिसका टर्नओवर का लिमिट है वो बहुत कम है। जैसे आज की तारीख में जो लिमिट स्पेसिफाइड है वो है कि स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल का जो लिमिट है ना, दैट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। पहले ये 50 लाख रुपीज था, अब 2 करोड़ रुपीज हुआ। एंड जिसका टर्नओवर का लिमिट है ना, दैट डज नॉट एक्सीड ₹20 करोड़। पहले ये 2 करोड़ था, 20 करोड़ हुआ। कि एक प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी तो कभी भी स्मॉल कंपनी हो नहीं सकता, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 CR एक्सीड ना करे, टर्नओवर कभी 20 CR एक्सीड ना करे। आपको बुक्स में 50 लाख एंड 2 करोड़ दिख सकता है बिकॉज वो पुरानी लिमिट्स थी। फर्दर लॉ मेकर ने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि कोई भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, कोई भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है वो स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती, कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनी है वो स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। तो लॉ मेकर ने प्रॉपर्ली डिफाइन किया है।
है ना, कि कोई भी कंपनी जिसका होल्डिंग है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता बिकॉज उसके पास होल्डिंग का सपोर्ट है। कोई कंपनी जिसकी सब्सिडी है वो स्मॉल नहीं हो सकती बिकॉज वो तो इतनी बड़ी है कि उसकी एक सब्सिडी है। एक सेक्शन 8 कंपनी जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी जो स्पेशल एक्ट के तहत बना है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। कोई भी पब्लिक कंपनी का भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर, 2 क्लॉज 45 के अंदर सॉरी, जहां बोला गया है कि अगर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, और वैसी कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें 51% से ज्यादा स्टेक क्या है, 51% या उससे ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास है, वेदर इट्स ए सीजी और इट्स ए एसजी। डोरमेंट कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया था जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है सेक्शन 455 के अंदर, कि एक ऐसी कंपनी जो आज की तारीख में कोई बिजनेस नहीं करता, जो फ्यूचर पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ठीक है यार कंपनी बना के छोड़ दिया, वो आज के टाइम में कोई धंधा नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, लेकिन मे बी फ्यूचर में हम कोई प्रोजेक्ट एंटर करेंगे, फ्यूचर में हमें कंपनी की जरूरत होगी, तो उसके लिए हमने डोरमेंट कंपनी बना के छोड़ दिया, जिसका जो भी एनुअल फीस वगैरह होगा वो अपन आरओसी को टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे। तो वो होता है डोरमेंट कंपनी, जिसको हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करते हैं। देन वी हैव वन पर्सन कंपनी, कि आज की तारीख में एक बंदा चाहे तो वो भी कंपनी बना सकता है। तो बेसिकली जो सॉल प्रोप्राइटर्स है वो कभी कंपनी बना नहीं सकते थे, तो उस कॉन्सेप्ट को हिट करने के लिए क्या किया कि ओपीसी का कॉन्सेप्ट ले आए कि एक बंदा चाहे तो वो भी कंपनी बना सकता है। वन मेंबर की कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं बट मेंबर सिर्फ एक ही है, तो वो कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनीज का। उनको भी लॉ के तहत काफी सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के कंपनीज हैं, ये अलग अलग प्रकार के कंपनीज हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनीज। तो नॉर्मली अगर अपन होल्डिंग कंपनीज की बात करें, सब्सिडरी कंपनीज की बात करें, एसोसिएट कंपनीज की बात करें, तो ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एबीसी लिमिटेड अगर होल्ड करती है 50% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डीईएफ लिमिटेड, या फिर कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ डीईएफ लिमिटेड, मतलब डीईएफ के जितने डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादातर एबीसी के डायरेक्टर्स हैं, डीईएफ के जो डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादातर एबीसी के इशारों में चलते हैं। तो बोला जाता है कि इन दैट सिचुएशन ये जो डीईएफ लिमिटेड है, ये डीईएफ लिमिटेड क्या है? एबीसी की सब्सिडी है, और एबीसी क्या है? डीईएफ का होल्डिंग है। ये सारा डेफिनेशन आपने पहले किया हुआ है, हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं एक बार कि ऐसा हमने देखा था, ऐसा हमने पढ़ा था कभी, राइट। तो अगर एटलीस्ट 50% या ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल एक कंपनी दूसरी कंपनी का होल्ड करता है या उसके बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करता है, तो वो उसका होल्डिंग है और दूसरा उसका सब्सिडी है। और इसमें ना आप एक चेन रिलेशन भी पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल एबीसी एक होल्डिंग कंपनी है और डीईएफ इसका सब्सिडी है, और मान लीजिए एक्स वाई जेड जो है वो डीईएफ का सब्सिडी है, सब्सिडी ऑफ डीईएफ। तो बोला गया देखो भाई एक्स वाई जेड डीईएफ का सब्सिडी है और डीईएफ एबीसी का सब्सिडी है, तो अकॉर्डिंगली यहां पे जो एक्स वाई जेड है ना वो एबीसी का भी सब्सिडी है। एबीसी डीईएफ का होल्डिंग है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक्स वाई जेड डीईएफ का होल्डिंग है तो एबीसी एक्स वाई जेड का भी होल्डिंग है, जिसको हम लोग बोलते थे चेन रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते थे चेन रिलेशनशिप। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पे, चेन रिलेशनशिप। लेकिन अगर यहां पे ये जो परसेंटेज ऑफ कंट्रोल है ये 50% नहीं है, मान लीजिए ये जो परसेंटेज ऑफ कंट्रोल है सिर्फ 20% ही है, मतलब इट्स मोर देन 20% बट लेस देन 50%। 20% ही है मतलब लेस देन 50, मगर 20 या 20 से ज्यादा। या फिर एबीसी कंट्रोल तो नहीं करता कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ डीईएफ लिमिटेड, बट इंफ्लुएंस करता है बिजनेस डिसीजंस, कि डीईएफ के अंदर जितने भी बिजनेस डिसीजंस हैं एबीसी उसको इंफ्लुएंस करता है, उसको प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। हो सकता है डायरेक्टर एक भी कॉमन ना हो, बट बिजनेस डिसीजंस को इंफ्लुएंस करने की क्षमता रखता है। तो इन दैट सिचुएशन बोला गया है कि डीईएफ इज एसोसिएट ऑफ एबीसी। डीईएफ क्या है? एसोसिएट है एबीसी का। तो इसलिए होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा साथ में ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही साथ बोला गया है कि यहाँ पे एबीसी और डीईएफ जॉइंट वेंचर्स भी हैं,
जो ABC और DEF है वो क्या है, जॉइंट वेंचर्स भी हैं, दे आर जॉइंट वेंचर्स एज वेल। आपको अगर अच्छे से डेफिनेशन देखना है तो आप आराम से बेयर एक्ट में जाकर प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हो, राइट। अभी के लिए सिर्फ एक बार हमने रिकॉल किया, रिकैप किया कि देखो भाई ये सारा कॉन्सेप्ट था जो बचपन से आप पढ़ते थे, ये सारा कॉन्सेप्ट था जो बचपन से आप पढ़ते थे। एक प्राइवेट कंपनी था, एक पब्लिक कंपनी था, उसके बारे में डिस्कस नहीं भी करें तो चलेगा। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है आगे, है ना। मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है वो फ्री नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है वो फ्री है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप बचपन में डिस्कस करते थे, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, ये कॉन्सेप्ट आज भी उतने ही रेलिवेंट है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। इसके अलावा एक लास्ट शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं हम लोग, तो कोई भी सेक्शन अगर पढ़ते हैं ना कंपनी लॉ का, तो नॉर्मली इस सेक्शन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कंपनीज हैं तो कोई भी सेक्शन जनरली सारी कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं होता। आप देखोगे कि हर एक सेक्शन नॉर्मली पब्लिक कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड कंपनीज में एप्लीकेबल होता है, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में लिस्टेड होते हैं, बट ऑलवेज देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ कंपनीज हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दैट सेक्शन। फॉर एग्जांपल स्मॉल कंपनीज को काफी जगह एग्जम्पशन दिया गया है, जो सेक्शन 8 कंपनीज है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको काफी जगह एग्जम्पशन दिया गया है। डॉर्मेंट कंपनीज को काफी जगह एग्जम्पशन दिया गया है, 1% कंपनीज को काफी जगह एग्जम्पशन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन एप्लीकेबल किसमें है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्रक्स ऑफ द प्रोविजन, कि इस सेक्शन का क्रक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या इस सेक्शन के साथ कोई सपोर्टिंग रूल है, बिकॉज आज की तारीख में लॉ मेकर ने क्या है कि सेक्शन के साथ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, तो सारे रूल्स तो आप याद नहीं रख सकते, बट क्या इस सेक्शन के साथ कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो इस सेक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेट ऑफ रूल्स है तो रूल में क्या लिखा है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो एप्लीकेबिलिटी हो गया, क्रक्स ऑफ द प्रोविजंस हो गया, रूल्स हो गया, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। एग्जम्पशन, किस सेक्शन से एग्जम्पशन कब कब मिल सकता है, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट से कंपनीज को एग्जम्पशन कब कब मिल सकता है, वैसा कुछ दिया हुआ है क्या। एक चीज होता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, कि अगर भैया इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को कंपनी ने कॉन्ट्रावीन किया तो पेनल्टी कितना लगेगा। नाउ पेनल्टी इज समथिंग कि आपके लिए हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जहां जहां इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगा सिर्फ उसी की पेनल्टी याद रखनी है। पूरे कंपनी लॉ की पेनल्टी याद रखने लग गए तो बावले बन जाओगे। भले एग्जाम में 10 नंबर का पेनल्टी आ रहा है, बट फिर भी अपने लिए पूरा लर्न करना पॉसिबल नहीं है। और फाइनल चीज जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी सेक्शन को जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो मत, उसका क्रक्स बनाया, देखा क्या क्या पढ़ना है, उसको बार रिकॉल करना है, आपको बार रिवाइज करते रहना है उस सेक्शन को। उसके अलावा जरूरी है आप सोचो आर्ट ऑफ राइटिंग क्या होगा मेरा, कि जब इस सेक्शन को मैं एग्जाम में लिखूंगा तो मेरा आर्ट ऑफ राइटिंग क्या होगा, मैं किस तरीके से आंसर को लिखूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर व्हाट यू आर राइटिंग। क्लियर है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो इस वीडियो के अंदर जितना भी चीज आपने डिस्कस करा है ना, ये ऐसी चीजें हैं कि मतलब बहुत ज्यादा काम आएगा आपका, बहुत ज्यादा काम आएगा पूरे कंपनी लॉ के अंदर। बचपन की मोस्ट ऑफ द चीजों को हमने रिकॉल किया है, कुछ चीजें और रिकॉल कर लेते हैं, बेसिक बातें रिकॉल कर लेते हैं। जब मेंबर्स का अप्रूवल होता है तो जनरली वो जनरल मीटिंग में होता है। जनरल मीटिंग के अंदर या तो ओआर पास होता है या तो एसआर पास होता है। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि कब कब ओआर पास होगा, कब कब एसआर पास होगा। मीटिंग बुलाने से पहले कंपनी क्या करती है, नोटिस देती है मेंबर्स को। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 21 डेज क्लियर नोटिस, याद है ना कि 21 दिन पहले वो नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को। अब जब ये नोटिस दिया जाता है कि भैया जनरल मीटिंग है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी क्या करती है, along with copy of notice एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेंड करती है मेंबर्स को। क्या करती है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेंड करती है। याद करो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि फलाना जो जनरल मीटिंग है जो इस तारीख को होने वाली है, इसमें कौन कौन से रिजोल्यूशंस पास किए जाने वाले हैं, उस रिजोल्यूशन की क्या रेलिवेंस है, उसके मटेरियल फैक्ट्स का डिस्क्लोजर होता है, ताकि मेंबर घर से सोच कर आए कि मेरे को उस जनरल मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना, मेरे को वहां पे किसके फेवर में वोट करना है। तो वहां पे नोटिस के साथ क्या होता है सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे एसआर पास होता है तो ये जो कॉपी ऑफ एसआर है ना,
ये हमेशा आरओसी को पास फाइल होता है, कॉपी ऑफ एसआर टू बी फाइल टू आरओसी विद दैट फीस ऑब्वियसली। राइट, ये सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया है। तो ये सारा बेसिक बात है, सारा कॉमन बात है जो आपको पता होना चाहिए। इतना पता है ना आपके लिए कंपनी लॉ बहुत आसान होगा, बिलीव मी कंपनी लॉ बहुत आसान होगा अगर ये ढांचा आपको क्लियर हो गया। तो प्लीज ये सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, चाहिए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, बिकॉज मैं कहूंगा कि पूरे कंपनी लॉ का ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जितनी बार देख सको उतनी बार देखो, बिकॉज ये कॉमन चीजें ऐसी हैं आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा।